everyone. As we all know, women are the backbone of the society and they juggle many roles silently while ignoring their own health needs. So the time has come to put yourself first. This Women's Day, gift yourself the best present that you can give yourself, and that is a gift of wellness and health. So pamper yourself and gift yourself a health checkup with Saral Diagnostics. You can book a general health checkup as well as a well woman checkup. This will not only cover up the general illnesses and cover hemogram, sugar, lipid profiles, liver and kidney functions, thyroid function, but it will also tell you about your bone health and your vitamin health, and it will screen for breast and cervical cancer, which is very prevalent in women. So why delay it? Book it today and go for your health checkup. Thank you. Hello everyone, I am Dr. Sarika Gupta, Senior Consultant Radiologist at Saral Diagnostic Center and Head of the CT Scan Department. क्या आप जानते हैं हार्ट अटैक कई बार बिना किसी वार्निंग साइन के आ जाता है, पर कैसे पता चलेगा? इज देयर अ रिस्क फैक्टर जो हम डिटरमिन कर सकते हैं? गुड न्यूज, रिस्क फैक्टर हमें पता चल सकता है अगर हम सीटी कैल्शियम स्कोर टेस्ट करवाएं। सीटी कैल्शियम स्कोर एक टेस्ट है जिससे हमें पता चलता है कि हार्ट की आर्टरीज के अंदर कितना कैल्शियम डिपॉजिट हुआ है, और इसको मेजर करने से और इसको स्कोर को डिटरमिन करने से हम आपको ये बता सकते हैं कि इसमें आपका हार्ट डिजीज का रिस्क कितना है। ये टेस्ट बहुत सिंपल है, इसको करने में कुछ सेकंड लगते हैं, कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको कैनुला भी नहीं लगवाना होता है, और ये टेस्ट आप सरल डायग्नोस्टिक सेंटर पर आके कुछ मिनटों में करवा के अपने हार्ट डिजीज के रिस्क का आइडिया लगा सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल वेदर चेंज हो रहा है और इस मौसम में इन्फेक्शन रेट बढ़ जाता है, स्पेशली वायरल इन्फेक्शन जिसको सीजनल फ्लू भी बोलते हैं। और अगर आप भी खांसी जुकाम बुखार जैसी समस्या से गुजर रहे हैं तो ये वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने नज़दीकी फिजिशियन से कंसल्ट करें और टेस्ट कराएं। ये इन्फेक्शन पीसीआर टेस्ट से डिटेक्ट होते हैं, जो कि नाक से एक स्वैब लेकर किया जाता है। किसी भी इन्फेक्शन को हल्के में ना लें और सही टाइम पे जांच कराएं और कॉम्प्लिकेशन से बचें। ये टेस्ट फैसिलिटी सरल डायग्नोस्टिक पे अवेलेबल है और आप इसकी जानकारी सरल डायग्नोस्टिक सेंटर से ले सकते हैं। तो सही टाइम पे टेस्ट कराएं, इलाज कराएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक पाठक, डायरेक्टर न्यूक्लियर मेडिसिन, सरल डायग्नोस्टिक्स। क्या आप जानते हैं कैंसर हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अकेले सन 2022 के अंदर 14.5 लाख नए लोगों को कैंसर डिटेक्ट हुआ है। 2023 में यह आंकड़ा बढ़ के 15 लाख हो गया और 2025 में सरकारी आंकड़ों के अनुसार अनुमान है कि 15.5 लाख से ज्यादा नए लोगों को कैंसर होगा। अकेले 2022 में 9 लाख लोगों की मृत्यु अकेले कैंसर की वजह से हुई। तो कैंसर एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई बीमारी है, जिसको कि अगर सही टाइम पे नहीं रोका गया, नहीं डायग्नोज किया गया, नहीं इलाज कराया गया तो ये आगे चल के एक महामारी का रूप ले सकती है। तो जानते हैं कैंसर से हम कैसे बच सकते हैं। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, किसी भी फॉर्म में टोबैको का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अल्कोहल से जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहें। हेल्दी वेट मेंटेन करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, एक बैलेंस डाइट लें। बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं कि डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन बना के दिया वही खाना है। बैलेंस डाइट का मतलब संतुलित आहार। घर के बाहर का खाना कम से कम खाएं, अवॉइड करें, जंक फूड से परहेज करें। घर का बना हुआ दाल, सब्जियां, हरी सब्जियां, फल, ये सारी चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड करें। इसके अलावा पॉल्यूशन से बचें, जितना पॉल्यूशन से बच सकते हैं उतना बचें। अननेसेसरी रेडिएशन एक्सपोजर से बचें। बहुत लंबे टाइम तक धूप में खड़े रहने से बचें। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचें। जिन चीज़ों के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है जैसे हेपेटाइटिस बी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, उनके लिए वैक्सीनेशन जरूर कराएं। इसके अलावा रेगुलर स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। कैंसर को हम पूरी तरह से नहीं रोक सकते, लेकिन उसको अगर जल्दी पता कर लिया जाए तो हम उसका इलाज कर सकते हैं और मरीज को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। स्क्रीनिंग जैसे कि चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड,
कोलोनोस्कोपी, पैप स्मीयर, इस तरह के बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस हैं जिससे आप कैंसर को प्रारंभिक अवस्था यानी इनिशियल स्टेज में पकड़ सकते हैं। इन सब के बावजूद अगर आपको कैंसर हो जाता है या आपके घर में किसी को भी व्यक्ति को कैंसर निकलता है तो घबराएं नहीं, कैंसर का आज की तारीख में इलाज मौजूद है, बशर्ते कि आपकी बीमारी जल्दी से जल्दी पकड़ में आ जाए, उसकी डायग्नोसिस सही तरीके से हो, उसकी प्रॉपर स्टेजिंग हो और उसके बाद उसका इलाज ठीक हो। थैंक यू। क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने कभी अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट नहीं करवाया? तो आइए जानते हैं क्या है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आपसे हार्ट से रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स के बारे में पता करने के लिए ब्लड में किया जाता है। यह आपके शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL, बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL और ट्राइग्लिसराइड्स यानी बॉडी फैट को मेजर करता है। HDL कोलेस्ट्रॉल की कम मात्रा और LDL कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा मात्रा में होने से बॉडी में स्ट्रोक, दिल का दौरा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ट्राइग्लिसराइड का हाई लेवल आपके हार्ट, लिवर और पेनक्रियाज के लिए खतरनाक हो सकता है। आपने सोशल मीडिया पे वायरल होती बहुत सी वीडियोस में सडन कार्डियक अरेस्ट आते हुए देखा होगा। इससे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज कई बार हाई कोलेस्ट्रॉल के कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। आपको अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर कराना है अगर आपकी उम्र 45 वर्ष से ज़्यादा है, आप स्मोक करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, ड्रिंक करते हैं या फिर आप मोटापे से पीड़ित हैं, आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या आपकी फैमिली में किसी को भी हिस्ट्री है हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। इसीलिए आपको इसका लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। आप इसको फास्टिंग यानी कि खाली पेट या फिर नॉन फास्टिंग कंडीशन दोनों में करा सकते हैं। आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके, मोटापा कम करके, डाइट को रेगुलेट करके, जंक फूड कम करके, हाई फाइबर इंक्लूड करके भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। सरल डायग्नोस्टिक में आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आके करा सकते हैं ताकि आप अपनी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जान पाएं। थैंक यू। नमस्कार। मेरे 25-26 सालों के एक्सपीरियंस में जो सवाल मुझसे सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं उनमें से एक मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर हमारी बाजू या टांग में कोई मेटल इम्प्लांट हुआ है, कोई मेटल लगा हुआ है जैसे रॉड, स्क्रू, प्लेट, तो क्या हमारा MRI ब्रेन का, स्पाइन का या बॉडी की किसी पार्ट का हो सकता है? तो आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, बिल्कुल हो सकता है। आप अपना MRI निश्चिंत होकर करवाएं, इसमें कोई खतरा नहीं है। जब कोई मेटल हमारी बॉडी में फिक्स हो जाता है तो उसके मैग्नेट में आने के बाद हिलने का खतरा ना के बराबर का होता है। आप अपने पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स, समरी, डॉक्टर के नोट्स हमारे साथ शेयर करते हैं तो ये जरूर हमें हेल्प करेंगे राइट डिसीजन लेने में। तो मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आपके डॉक्टर आपको सिर दर्द, पेट दर्द, बैक पेन, स्वेलिंग किसी भी कारण से MRI एडवाइस करते हैं तो बेझिझक होकर अपना MRI करवाएं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। मुझे विश्वास है मेरी दी गई इस जानकारी से आपको या आपके कोई जानने वाले को फायदा जरूर होगा। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सुरभि है। मैं सरल डायग्नोस्टिक्स में फीटल मेडिसिन और विमेंस इमेजिंग एक्सपर्ट हूँ। तो आज हम बात करते हैं कि किसी एक प्रेगनेंसी में, एक स्वस्थ और संपूर्ण खुशहाल प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड का कितना इंपॉर्टेंट रोल है और हमें कितने अल्ट्रासाउंड कराने चाहिए। तो सबसे पहले मैं बोलूंगी कि मेरे पास मरीज आते हैं और उनकी ये एप्रीहेंशन होती है, उनको ये अंदर से घबराहट है कि अरे माता जी ने बोल दिया, मेरी सास ने बोल दिया कि अल्ट्रासाउंड में तो रेज आती हैं और वो बच्चे को नुकसान करेंगी। तो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, अल्ट्रासाउंड में कोई रेडिएशन नहीं है। अल्ट्रासाउंड में मैं फिर एम्फसाइज करूंगी, कोई रेडिएशन नहीं है, सिर्फ साउंड वेव्स हैं और उससे आपके बच्चे को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता। तो एक अल्ट्रासाउंड, 2 अल्ट्रासाउंड, 3 अल्ट्रासाउंड कितने कराएं भाई? हम अल्ट्रासाउंड कराए जा रहे हैं तो हमारा प्रोटोकॉल है, आप परेशान नहीं होइए। 1 अल्ट्रासाउंड, 2 अल्ट्रासाउंड, 3 अल्ट्रासाउंड, 4 अल्ट्रासाउंड, 5 अल्ट्रासाउंड मिनिमम हर प्रेग्नेंट लेडी को कराने चाहिए।
और वो कैसे स्पेस्ड हैं, कब कब कराने चाहिए। तो पहला अल्ट्रासाउंड होगा जब आपने कंसीव किया। कैसे पता कि आपने कंसीव किया? आपका पीरियड मिस हुआ और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। 6 से 8 हफ्ते के बीच में पहला अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। ये अल्ट्रासाउंड क्यों जरूरी है? अरे मुझे देखना है कि मेरा बेबी यूट्रस में है, यूट्रस के बाहर ट्यूब में तो नहीं फंसा हुआ, उसकी हार्ट बीट आ गई है और बेबी अपनी पोजीशन में बिल्कुल ठीक से बैठा हुआ है। तो इसलिए हम पहला अल्ट्रासाउंड करते हैं और ये भी देखने के लिए कि अभी मेरा बेबी कितने वीक्स का है। तो आगे कितने वीक्स का बेबी है वो पहला अल्ट्रासाउंड बहुत जरूरी है। इसको हम डेटिंग स्कैन बोलते हैं। ये हो गया हमारा पहला अल्ट्रासाउंड। उसके बाद दूसरे अल्ट्रासाउंड को हम NT&B स्कैन या अर्ली मॉर्फोलॉजी स्कैन बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब है बनावट। तो बच्चा किस तरह से बन रहा है, बच्चा ठीक बन रहा है या नहीं, उसके अंग ठीक से विकसित हो रहे हैं या नहीं, अंगों में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है, ये देखने के लिए हम दूसरा अल्ट्रासाउंड करते हैं। ये बहुत जरूरी है और आम देखा गया है कि ये जो 12 से 13 हफ्ते वाला NT&B स्कैन है कि मरीज मिस कर देते हैं। ये बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड अल्ट्रासाउंड है लेवल 2 अल्ट्रासाउंड या हम उसको अनोमली स्कैन भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक बच्चा 18, 20, 22 हफ्ते का हो जाता है और उसके सारे अंग पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। तो उसके अंदर कोई एबनॉर्मैलिटी है या नहीं, ये हमें बहुत क्लियरली पता चलता है। तो ये जरूर कराइए। और इसमें किसी तरह की शारीरिक कमी बच्चे में या मानसिक कमी, इस सब का पता चलता है। 100% तो नहीं, फिर भी बहुत हद तक हम बहुत सारी ऐसी बीमारियों का पता लगा सकते हैं जो बाद में बच्चे के लिए या आपके लिए भी ठीक नहीं होगी। तो ये हमारे 3 अल्ट्रासाउंड हो गए। चौथा अल्ट्रासाउंड है ग्रोथ स्कैन या डॉपलर स्कैन। ये होता है 28 से 30 हफ्ते के बीच में। हम इसमें देखते हैं कि बच्चे के अंदर ब्लड फ्लो माँ से बच्चे को अच्छा जा रहा है या नहीं और बच्चे के अंदर खुद का ब्लड फ्लो कैसा है। तो ये बहुत जरूरी है। और इसमें हम देखते हैं आंवल नाल की पोजीशन कैसी है, बेबी के अराउंड, बच्चे के अराउंड पानी कैसा है और आंवल नाल नीचे तो नहीं है, बच्चे के गले में तो आंवल नाल नहीं फंसी हुई है। तो आपको आपके सारे सवालों का जवाब और एक जिसे कहते हैं संतुष्टि मिलना कि वो मेरा बच्चा ठीक से ग्रो कर रहा है। और उसके बाद जो लास्ट अल्ट्रासाउंड है, 5th अल्ट्रासाउंड, वो 34 से 36 हफ्ते के बीच में होगा। ये भी ग्रोथ स्कैन है बट ये लेट ग्रोथ स्कैन है और ये बहुत जरूरी है। तो इन सारे स्कैन्स में हम देखते हैं कि माँ के ब्लड प्रेशर का बच्चे पर किसी तरह का बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। तो आप ये सारे अल्ट्रासाउंड कराइए और एक बहुत खूबसूरत प्रेगनेंसी आपकी निकलेगी। एक हैप्पी हेल्दी, जिसे हम कहते हैं एक स्वस्थ मदरहुड और एक हैप्पी हेल्दी फीटस होगा और बहुत स्वस्थ नवजात शिशु आपकी गोद में खेलता हुआ मिलेगा। धन्यवाद। नमस्कार। MRI सबसे सही तरीका है हमारे लिवर में जमा फैट, जिसे हम फैटी लिवर कहते हैं, उसकी एग्जैक्ट परसेंटेज जानने के लिए। MRI फॉर फैटी लिवर और MRI फैट क्वांटिफिकेशन बिल्कुल सेफ और नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। इसमें ना तो कोई रेडिएशन है, ना किसी कंट्रास्ट इंजेक्शन की जरूरत है और ना ही कोई साइड इफेक्ट है। फैटी लिवर आज हर तीसरे व्यक्ति में देखा जाता है। और हाँ, हमारे लिवर में जमा चर्बी हमारे हार्ट की नसों में जमा चर्बी का भी एक संकेत होती है, जिससे हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर आप डाइट, वर्कआउट या लाइफस्टाइल चेंजेस पे काम कर रहे हैं तो ये MRI स्कैन 3 से 4 महीनों में हमें एग्जैक्टली बता सकता है कि आपकी मेहनत कितना असर कर रही है या आपकी मेहनत कितना रंग लाई है। तो अपने फैटी लिवर का MRI करवाएं और अपने लिवर और हार्ट दोनों की सेहत का सही ट्रैक रखें। थैंक यू।
पेट में गैस, क्रैम्पिंग या बार बार बाथरूम जाना, ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी IBS हो सकता है। IBS एक फंक्शनल डिसऑर्डर है, मतलब पेट में कोई ऑब्वियस डिजीज नहीं होती, लेकिन सिम्टम्स बिल्कुल रियल होते हैं। ऐसे केसेस में इमेजिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दूसरी सीरियस बीमारियों को रूल आउट करने के लिए। अगर पेशेंट की फैमिली में GI कैंसर की हिस्ट्री है, या फिर वेट लॉस हो रहा है, या स्टूल में ब्लड आ रहा है, या एनीमिया हो रहा है साथ में, तो इमेजिंग तो बहुत जरूरी हो जाती है। हम यूजुअली अल्ट्रासाउंड से स्टार्ट करते हैं, स्पेशली यंग पेशेंट्स में, लेकिन ओल्डर पेशेंट्स में और जहां सिम्टम्स बहुत ज्यादा होते हैं, हम CT स्कैन या MRI करते हैं। और CT और MRI इंटेरोग्राफी स्पेशली यूजफुल होता है कैंसर और क्रोन्स डिजीज जैसी सीरियस बीमारियों को रूल आउट करने के लिए। याद रखें कि IBS के सिम्टम्स हो तो सही इमेजिंग सही वक्त पर बाकी सारी सीरियस बीमारियों को रूल आउट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वर्ल्ड IBS डे पे ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस और जागरूकता बढ़ाने की। थैंक यू। डॉक्टर सावित्री, कंसल्टेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट एट सरल डायग्नोस्टिक सेंटर टीकमपुरा। हर साल 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में मनाया जाता है। पर्पज ऑफ दिस डे टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस about the serious effect of the malaria and to promote efforts towards the eradicate the disease. Malaria is a life-threatening disease है जो कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट से मच्छर के काटने से होता है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स भी 4 टाइप के होते हैं: प्लाज्मोडियम वाइब्रेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया। इसमें प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम से बहुत सीरियस टाइप का मलेरिया होता है। मलेरिया के लक्षण हैं ठंड के साथ बुखार आना, पसीना आना, थकान होना, सिर दर्द होना, उल्टी आना और जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होना। अगर किसी व्यक्ति में ये लक्षण हैं तो वो अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करे और इलाज कराए। मलेरिया के लिए सभी मेडिसिन अवेलेबल हैं और जांच कराए। मलेरिया के लिए बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं अवेलेबल हैं सरल डायग्नोस्टिक सेंटर पर, जैसे PS4MP, CBC, रैपिड मलेरिया एंटीजन टेस्ट, PCR टेस्ट, एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है। आप सभी को और हम सभी को मलेरिया से बचने के लिए अपने आसपास सफाई रखें, पानी को इकट्ठा ना होने दें, फुल स्लीव के कपड़े पहने, मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करें और कूलर का पानी डेली चेंज करें। मलेरिया की रोकथाम के लिए वर्ल्ड में वैक्सीन पर काम चल रहा है जो कि जल्दी ही अवेलेबल होगी और इसको रोकथाम करने के लिए हमें मदद करेगी। हम सब अपने आसपास सफाई रखें, स्वस्थ रहें और मलेरिया से बचें। धन्यवाद। अगर आपके जोड़ों में जलन, दर्द या सूजन है तो ये आर्थराइटिस हो सकता है। सिर्फ एक्सरे और ब्लड टेस्ट से हमेशा आर्थराइटिस का पूरा पता नहीं चलता है। MRI बिना किसी दर्द और रेडिएशन के जोड़ों के अंदर के प्रॉब्लम को देख सकता है। उम्र के साथ होने वाले आर्थराइटिस, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, या ज्वाइंट इन्फेक्शन जैसे ट्यूबरकुलोसिस या गठिया यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारियों को जल्दी डायग्नोस करने में MRI बहुत मदद करता है। अगर समय पर सही डायग्नोसिस और इलाज हो जाए तो हम जिंदगी भर के दर्द और तकलीफ से बच सकते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हैंड हाइजीन के बारे में। आप तो जानते ही हैं कि कीटाणु कहीं पे भी हो सकते हैं। वो हमारे टेबल्स पे हो सकते हैं, हमारे फोन्स पे हो सकते हैं, दरवाजों के हैंडल में, सीढ़ियों की रेलिंग्स पे, किसी भी वर्क सरफेस पे कीटाणु हो सकते हैं। कीटाणुओं से बचने के लिए सबसे सस्ता और सबसे अच्छा उपाय जो है वो अपने हाथों को साफ रखना है। हैंड हाइजीन खाली हॉस्पिटल्स या लेबोरेटरीज के लिए ही नहीं है, ये सब जगह यूज होनी चाहिए, चाहे वो स्कूल्स हो, ऑफिसेज हो, घर हो। जब भी हम छींके या हम खाना खाने से पहले, किसी गंदी जगह को टच करने के बाद हमें हमेशा हैंड हाइजीन करनी चाहिए। हैंड हाइजीन करना एक अच्छी आदत है जो कि एक कवच की तरह है बीमारी के खिलाफ। हैंड हाइजीन का एक सही तरीका भी है। आज हमारे कुलीग गोपाल, जो एक सीनियर टेक्नीशियन है, वो अब बताएंगे कि हैंड हाइजीन सही तरीके से कैसे करी जाए। नमस्कार। तो जल्दी से बात करते हैं हैंड हाइजीन के 6 स्टेप्स के बारे में। फर्स्ट स्टेप,
कुछ भी सोप या सैनिटाइजर लिया आपने, फर्स्ट स्टेप पाम टू पाम, मतलब आपने अपनी हथेली के ऊपर फैलाया इसको। सेकंड स्टेप, आपने उल्टी हथेलियों के ऊपर इनको रगड़ा आपने। थर्ड स्टेप, आपने अपने इन हाथों को इन उंगलियों के बीच में रब किया। फोर्थ स्टेप, आपने इन नाखूनों को क्लीन किया। फिफ्थ स्टेप, आपने अपने इन थंब को, इस थंब को आपने क्लीन किया। और सिक्स्थ स्टेप, आपने अपनी हथेली की रेखाओं को क्लीन किया। थैंक यू। स्वस्थ रहिए और अपने हाथों को लगातार साफ करते रहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक पाठक, डायरेक्टर न्यूक्लियर मेडिसिन एंड पेट सिटी, सरल डायग्नोस्टिक्स। आज ब्लैडर कैंसर अवेयरनेस डे है और ब्लैडर कैंसर जो है वो वर्ल्ड वाइड 10th मोस्ट कॉमन कैंसर है, जो कि मेल्स में 4 गुना ज्यादा होता है फीमेल से। पूरे विश्व में करीब 6 लाख लोगों को हर साल ब्लैडर कैंसर होता है। यूरिनरी ब्लैडर एक थैली होती है जो कि किडनी जो यूरिन बनाती है उसको एक्युमुलेट करती है, और जब वो थैली भर जाती है तो आपको यूरिन पास करने की या पेशाब करने की इच्छा होती है। तो इस कैंसर से बचाव के लिए अर्ली डिटेक्शन इज द की, मतलब जितना जल्दी पता चलेगा उसको ठीक किया जा सकता है। अगर देर हो जाती है तो ये कैंसर शरीर के और भागों में फैल सकता है। कैसे पता करेंगे? इसका सबसे कॉमन सिम्टम है ब्लड यूरिन में आने लगता है, यूरिन लाल कलर का आने लगता है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी, बार बार यूरिन आना, अर्जेंसी, जैसे कि तुरंत आप पेशाब न रोक पाना, तुरंत आपको ऐसा लगना कि अगर अभी तुरंत नहीं जाते हैं तो पेशाब नहीं रुकेगा, तो फ्रीक्वेंसी हो गया, अर्जेंसी हो गया, या पेन हो सकता है, लोअर बैक में आपके पेन हो सकता है। तो अगर इन 4 में से कोई भी सिम्टम आता है, ब्लड आता है, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी या बैक पेन होता है, तो ये ब्लैडर कैंसर का एक सिम्टम हो सकता है। तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके रिस्क फैक्टर में स्मोकिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो आप तुरंत जो है उसको बंद कर दें। कुछ केमिकल एक्सपोजर से भी होता है, जो इंडस्ट्रीज में कुछ केमिकल यूज करते हैं, उसमें जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो काम करते हैं उनके अंदर यूरिनरी ब्लैडर कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। जहाँ पे वाटर में आर्सेनिक ज़्यादा होता है, आर्सेनिक अगर पानी में, आपके पीने के पानी में आर्सेनिक की मात्रा एक निश्चित क्वांटिटी से ज़्यादा है तो आपको ब्लैडर कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है। 55 साल की एज के बाद इसकी इंसिडेंस बढ़नी शुरू होती है। तो अगर इसमें से कोई भी रिस्क फैक्टर है या इसमें से आपको कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं जो मैंने बताए हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को, यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, जो आपको अल्ट्रासाउंड या एक सिस्टोस्कोपी की सलाह दे सकते हैं, जो कि बहुत ही साधारण सा प्रोसीजर होता है। अगर उसमें उनको कोई भी ग्रोथ दिखाई देती है तो वो उसकी बायोप्सी कर सकते हैं, जिसको TURBT कहते हैं। अगर छोटा ट्यूमर है तो पूरा रिमूव भी हो सकता है, और अगर उसमें कैंसर निकलता है तो आपको पोस्ट सर्जरी के लिए डॉक्टर आपको पेट सीटी एडवाइस भी कर सकते हैं। पेट सीटी यूरिनरी ब्लैडर कैंसर में आपको बहुत हेल्प करता है। पोस्ट ऑपरेटिव चेंजेस वर्सेस रेजिडुअल डिजीज के कुछ रह तो नहीं गया ब्लैडर में, उसको देखने के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव तरीका है। तो कैंसर से घबराएं नहीं, उसका तुरंत पता करें, इलाज कराएं और स्वस्थ रहें। थैंक यू। थैलेसीमिया वाले बच्चों में हीमोग्लोबिन कम बनता है, और हीमोग्लोबिन ही वो प्रोटीन है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई करता है। इन बच्चों को हर 2 से 3 हफ्तों के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, जिससे इनका जीवन चलता है। और हर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद इनके लिवर और हार्ट में आयरन डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसे आयरन ओवरलोड कहते हैं। खतरनाक बात यह है कि आयरन ओवरलोड के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे शुरू होते हैं और इनका कोई सिम्टम नहीं होता। MRT2 स्टार इमेजिंग एक स्पेशल MR टेक्निक है जो हमें यह बताता है कि लिवर और हार्ट में कितना आयरन डिपॉजिट हो चुका है, और अगर जरूरत हो तो ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता है। यह एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। इसमें ना तो कोई रेडिएशन है और ना कंट्रास्ट इंजेक्शन की जरूरत है। इस टेस्ट से बच्चा आयरन ओवरलोड के साइड इफेक्ट से बच सकता है और एक बेहतर जिंदगी जी सकता है। क्या आप जानते हैं थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे सबसे ज्यादा किस देश में पाए जाते हैं? हमारे भारत में। फिर भी लोग इससे अनजान हैं। मैं डॉक्टर सुखनीत कौर ईश्वर, कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट, सरल डायग्नोस्टिक्स, आज आपको बताऊंगी थैलेसीमिया के बारे में।
थैलेसीमिया एक हेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें शरीर की हीमोग्लोबिन बनाने की क्षमता कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में पाया जाता है और ऑक्सीजन को शरीर के कोने कोने तक पहुंचाता है। थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से माइल्ड से लेके सीवियर सिम्टम्स तक पाए जाते हैं, जैसे थकावट, कमजोरी, चेहरे का पीलापन, भूख ना लगना एट्सेट्रा। यदि आपके बच्चे में अनीमिया है या हीमोग्लोबिन की कमी है तो डॉक्टर से कंसल्ट अवश्य करें, और यदि डॉक्टर आपको कहते हैं थैलेसीमिया की टेस्ट कराने के लिए तो उसे प्लीज़ करवाएं, जैसे कि CBC, थैलेसीमिया के लिए HPLC दैट इज हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, आयरन स्टडीज, बोन मैरो स्टडीज, जेनेटिक काउंसलिंग एट्सेट्रा। थैलेसीमिया की जागरूकता फैलाने के लिए एवरी ईयर 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जाता है। याद रखें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हेलो एवरीवन, आज नेशनल डेंगू डे है। एम ऑफ द डे टू रिड्यूस द डेंगू केसेस बाय प्रमोटिंग अवेयरनेस अबाउट द डिजीज, इट्स सिम्टम्स एंड द प्रिवेंटिव मेजर्स। डेंगू वायरस एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू वायरस के 4 वेरिएंट्स हैं, डेन 1, डेन 2, डेन 3 एंड डेन 4। डेन 2 टाइप इज मोर डेंजरस। डेंगू के लक्षण वेरी करते हैं, जैसे बुखार, सिर दर्द, कमर दर्द, बदन दर्द, उल्टी होना, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होना से लेके सीरियस कॉम्प्लिकेशंस जैसे इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल ऑर्गन्स का डैमेज होना, दैट कोज द पेशेंट्स डेथ। डेंगू डायग्नोसिस के लिए डिफरेंट टेस्ट अवेलेबल हैं, जैसे हीमोग्राम, LFT, डेंगू NS1 एंटीजन टेस्ट, डेंगू PCR टेस्ट, डेंगू सीरोलॉजी और अल्ट्रासाउंड। इसमें डेंगू NS1 एंटीजन टेस्ट और डेंगू PCR टेस्ट आर वेरी यूजफुल इन द फर्स्ट वीक ऑफ द इन्फेक्शन। डेंगू की रोकथाम के लिए हम अपने आसपास पानी नहीं इकट्ठा होने दें, फुल स्लीव के कपड़े पहनें, मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करें और कूलर का पानी डेली चेंज करें। तो अपने आसपास सफाई रखें और स्वस्थ रहें और डेंगू से बचें। डेंगू की सभी मेडिसिन्स अवेलेबल हैं फॉर द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए। धन्यवाद।